हो गया। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट की रिगार्डिंग और हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, उसको समझा। और आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में और उसके कुछ अमेंडमेंट के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके जो टीयर्स हैं उसमें कौन कौन से जो हमारे आर्टिकल्स होंगे और उनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो हम सभी पढ़ेंगे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एग्जामिनेशन में जो अब कुछ फोकस होता है वो आर्टिकल्स पे भी होता है, और आर्टिकल्स पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो। ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी रिसेंटली में जो है अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ अदर अमेंडमेंट है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 73 अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 में हुआ था, उसमें क्या क्या बातें हुई उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 73 अमेंडमेंट। 73 अमेंडमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में। ठीक है। और अगर हम बात करें इस अमेंडमेंट के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे संविधान के पार्ट 9 में जो डाला गया वो डाला गया रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रामीण स्थानीय सरकार। और अगर हम बात करें इस अमेंडमेंट के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पार्ट 9 में जो हमारे आर्टिकल हैं वो आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 के सब क्लोज ओ तक। ठीक है। जिसमें हमारे कितने आर्टिकल हैं? टोटल हमारे 16 आर्टिकल हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें 11th शेड्यूल के बारे में, एक हमारी 11th शेड्यूल है, यानी कि हमारी 11वीं अनुसूची है। और इस 11वीं अनुसूची में जो दिया गया है वो दिया गया है पावर ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत की शक्ति, पावर ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत की शक्ति। और अगर हम बात करें ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में, तो यहां पे हम लेंगे पंचायत। अभी एक्सप्लेन करूंगा सभी चीजें। और अगर हम बात करें इसके आर्टिकल्स के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये हमारे संविधान के आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 243 के डब्लू में। ठीक है, यानी क्लोज डब्लू में। ठीक है। और अगर हम बात करें इंप्लीमेंट के बारे में, तो ये इंप्लीमेंट कब हुआ? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, और विच इज नोन एज 24 अप्रैल 1993 वॉज इम्प्लीमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड अगर हम बात करें 24 अप्रैल के बारे में, तो पंचायती जो दिवस है वो इसी दिन ही बनाया जाता है, यानी कि एवरी ईयर सेलिब्रेट पंचायत दिवस, यानी कि हम पंचायत दिवस जो बनाते हैं वो प्रत्येक वर्ष की 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें 73 अमेंडमेंट 1992 के बारे में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अमेंडमेंट जब हुआ तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, अलग अलग जो है सब्जेक्ट में बदलाव किए गए। लेकिन अगर हम बात करें एक सब्जेक्ट जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, तो हुआ ये था कि 73 अमेंडमेंट में, यानी कि 73वें संविधान संशोधन में, पार्ट 9 में डाला गया रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार। और इसे हम कहते हैं पंचायत। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने पंचायत को डाला पार्ट 9 में,
और वहीं बात करें अगर हम पंचायत के आर्टिकल्स के बारे में, तो इसमें आपके 16 आर्टिकल हैं, जो कि आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 के सब क्लोज ओ तक, है ना। और ये 16 आर्टिकल होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची के बारे में, तो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है पंचायत की पावर, ठीक है, जो कि जिसका आर्टिकल कहलाता है 243 का क्लोज डब्लू। और अगर हम बात करें इम्प्लीमेंट के बारे में, तो ये पूरा इम्प्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल को, जिसे हम प्रत्येक वर्ष बनाते हैं पंचायत दिवस के रूप में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी आर्टिकल को लेकर के, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी पंचायत की शक्तियाँ हैं वो किस अनुसूची में दी गई है, तो वो नेम ऑफ 11th, बल्कि करंट में अभी भी है तो 11th शेड्यूल में दी गई है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो पावर्स ऑफ पंचायत है यानी कि पंचायत की शक्तियाँ हैं वो किस आर्टिकल में है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आर्टिकल 243 डब्लू। और वहीं बात करें हम ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में, तो ये हमारे पार्ट 9 में है, ठीक है। तो हालांकि इससे रिलेटेड आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो इतना ही आपकी जो नॉलेज है वो सफिशेंट है, आप इतना ही समझे। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि इनके आर्टिकल्स क्या क्या हैं, कि आर्टिकल 200 यानी कि आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जी कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके डिटेलिंग के बारे में, यानी कि जो हमने आर्टिकल लिखा आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक, उसमें जो हमारे 16 आर्टिकल बनते हैं उसमें क्या क्या डिटेलिंग दी गई है उसके बारे में समझते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको नोट्स बना करके रखें सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें अपने, और इसको रेगुलर जो है इसको कंटिन्यू रखें और इसको लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एमसीक्यू करते रहें, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी तो अगर हम बात करें पार्ट 9 के बारे में, अभी हमने पार्ट 9 को पढ़ा कि पार्ट 9 में अमेंडमेंट हुआ 73 और उसमें बनाया गया पंचायत, और पंचायत में क्या आर्टिकल हैं वो हमने जाना। अब हम इन आर्टिकल्स की क्या पढ़ते हैं, डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट 9 के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 के क्लोज ओ तक है जी, ठीक है। और इसमें टोटल कितने आर्टिकल होंगे, तो इसमें आपके टोटल आर्टिकल होते हैं 16। कितने आर्टिकल होते हैं, 16 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब वही बात करें हम आर्टिकल्स के बारे में, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि संविधान के पार्ट 9 में क्या दिया गया है, तो आपका आंसर होगा पंचायत। पंचायत, और हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, पंचायत बोलेंगे। और अगर हम बात करें इसके आर्टिकल्स के बारे में, तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए आर्टिकल 243 में क्या दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 243 में दिया गया है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, ठीक है, यानी पंचायत की परिभाषा दी गई है। तो आपसे कभी नहीं पूछेगा परिभाषा के बारे में, केवल पूछ सकता है कि पंचायत की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो विच इज नोन एज 243 में, यानी कि डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। अगर हम बात करें आर्टिकल नेक्स्ट यानी कि आर्टिकल 243 के क्लोज ए के बारे में, तो यहां पे हमारी दी गई है ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है, और ग्राम सभा को हिंदी में भी ग्राम सभा ही कहते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 बी के बारे में, तो यहां पे है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पंचायत,
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पंचायत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पंचायत, ठीक है, यानी कि एक तरीके से संवैधानिक रूप से पंचायत का होना, यानी कि पंचायत की संवैधानिकता। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पंचायत की संवैधानिकता। और अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 243 के क्लॉज सी के बारे में, तो यहां पे है आपका कंपोजिशन यानी कि संरचना। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है हिंदी में संरचना, और संरचना का मतलब क्या होगा कि जहां पे 20 लाख या कम आबादी पर हमारी क्या होगी, पंचायत होगी। ठीक है, इसको नोट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 243 के डी के बारे में, तो यहां पे दी गई है रिप्रेजेंटेटिव, ये दी गई है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीट्स, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बच्चे, ये दी गई है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। तो यहां पे ये कुछ आर्टिकल्स बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें और आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल्स यहां पे आप केवल इतने ही पढ़ें, हालांकि कुछ आर्टिकल्स और भी हैं। जैसे हम बात करें आर्टिकल 243 ई के बारे में, तो यहां पे दिया गया है ड्यूरेशन, आर्टिकल 243 ई में दिया गया है ड्यूरेशन, यानी कि इसकी अवधि। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल एफ जी, और एफ में दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन और जी में दिया गया है पावर्स, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 243 के बारे में, एफ के बारे में, तो यहां पे दिया गया है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, 243 में दिया गया है एफ में डिस्क्वालिफिकेशन। और वहीं बात करें 243 जी के बारे में, तो यहां पे दिया गया है आपका पावर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सब समझाऊंगा, ठीक है ना। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे थे पार्ट 9 के बारे में, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पार्ट 9 में हमारी है पंचायत, और पंचायत के रिगार्डिंग ये पंचायत आया कहाँ से, तो एक 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जो कि पार्ट 9 में डाला गया क्या, पंचायत। और पंचायत में हमारे आर्टिकल्स दिए गए 16, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 के ओ तक दिए गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, और हर आर्टिकल्स में अलग अलग बातें बताई गई। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 243 के बारे में, तो आर्टिकल 243 में दी गई है डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ पंचायत, यानी कि हमारी जो पंचायत है उस पंचायत के बारे में क्या बातें बताई गई हैं, वो पंचायत एक्चुअल में है क्या, पंचायत किसे कहते हैं, पंचायत का मतलब क्या होगा, पंचायत कहाँ होगी, या पंचायत होगी क्या। ठीक है, तो एक परिभाषा दी गई है, और एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आपसे कि पंचायत की परिभाषा क्या है, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि पंचायत का आर्टिकल क्या है, कि वो किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 243 केवल और केवल दर्शाता है डेफिनेशन को, यानी कि परिभाषा को। वही बात करें आर्टिकल 243 ए के बारे में,
तो जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें है ग्राम सभा, और ग्राम सभा भी हमारी पंचायत का ही भाग है। और वहीं बात करें आर्टिकल 243 के सब क्लोज बी के बारे में, तो इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पंचायत, पंचायत की संवैधानिकता। यानी कि ये एक तरीके से संवैधानिकता है इसकी, क्योंकि जो चीज़ संविधान में लिखी है वो प्रॉपर संवैधानिकता है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और वहीं बात करें आर्टिकल 243 के सी के बारे में, तो इसमें दी गई है कंपोजिशन, यानी कि इसकी संरचना। संरचना में दिया गया है इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें एक सदस्य होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, इस तरीके से एक संरचना क्या होगी इसकी। वहीं बात करें आर्टिकल 243 के क्लोज डी के बारे में, तो यहाँ पे है रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी कि यहाँ पे जो सीटें होंगी, यानी कि जो पंचायत में सीटें होंगी वो कौन कौन सी होंगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर पंचायत के बारे में बात करें तो पंचायत भी अपने आप को 3 मेजर पॉइंट में डिफाइन करता है। जैसे सबसे पहले आपकी है ब्लॉक पंचायत कहें, जिला पंचायत कहें, या फिर ग्राम पंचायत कहें, ठीक है। वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 ई के बारे में, तो यहाँ पे पंचायत की अवधि के बारे में बताया गया है कि उसकी अवधि क्या होगी। और वहीं बात करें आर्टिकल 243 एफ के बारे में, तो यहाँ पे दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर है वो केवल और केवल मेंबर्स और हेड के लिए होगा। और वहीं बात करें आर्टिकल 243 के बारे में, तो यहाँ पे है पावर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे दायित्व हैं उनकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी उसके बारे में बताया गया है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा हो कि सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पंचायत, व्हाट इज़ द ग्राम सभा, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, व्हाट इज़ द कंपोजिशन, व्हाट इज़ द डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द मेंबर एंड हेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पेपर में आपसे कभी भी इनके बारे में डीप नहीं पूछेगा। हालांकि ये भी आपसे बहुत रेयर केस में पूछेगा, क्योंकि इतनी डीप एग्ज़ाम आपका नहीं जाएगा, क्योंकि एसएससी का आप तैयारी कर रहे हो। ये तो मैं फिर भी और डीप लेकर के चल रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपसे केवल इसमें पूछेगा आर्टिकल्स के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो पंचायत की जो अवधि है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो आप कहेंगे संविधान के भाग 9 के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 का ई, तो वहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो हमारा कंपोजिशन है, कंपोजिशन किस आर्टिकल में है, हमारा जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है, सीटों का जो आरक्षण है वो किस किस आर्टिकल में दिया गया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बात को कॉपी कीजिए फटाफट से। जी, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 243 आई के बारे में। 243 आई के बारे में यहाँ पे हम सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। यहाँ पे हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे राज्य वित्त आयोग। और वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 के बारे में, तो यहां पे दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमीशंस के बारे में, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अब पता नहीं, मुझे कल किसी ने परसों कुछ दिन पहले कमेंट की थी या किया था कि सर जी हम आर्टिकल्स को कैसे याद करें, तो ये देख लीजिएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल को याद करने का केवल और केवल यही तरीका है, आप टॉपिक वाइज आर्टिकल को लर्न कीजिए,
तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा, जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा है ना, प्रेसिडेंट पढ़ा, तो उसके आर्टिकल्स निकाल लीजिए, लोकसभा पढ़ी उसके आर्टिकल्स निकाल लीजिए, राज्यसभा पढ़ी उसके आर्टिकल्स निकाल लीजिए। अब जैसे हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं उसके आर्टिकल्स निकाल लीजिए, उन सबको टॉपिक वाइज याद कीजिए, ठीक है ना, तो ही आप याद कर पाएंगे, अन्यथा इनको याद करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। और वहीं बात करें हम आर्टिकल 243 के एम के बारे में, क्लोज एम के बारे में, तो यहाँ पे है पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, यानी कि कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। यानी कि जो आर्टिकल 249 243 एम है, ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं, ठीक है। और कहां कहां नहीं लागू ये भी मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें पार्ट 9 के बारे में, या फिर हम बात करेंगे पार्ट 9A के बारे में, तो ये दोनों कहां कहां पे लागू नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागालैंड, नागालैंड पर लागू नहीं है। मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, लिखते रहे मेरे साथ साथ। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र। वहीं हम बात करें दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र। और वहीं हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और दिल्ली में ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। ये मैंने बाकी मैं बता रहा हूं, मैनुअल लिख लीजिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर, हालांकि मैं इसके अब जम्मू कश्मीर के अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो जम्मू कश्मीर और एक आपका अरुणाचल प्रदेश, और दिल्ली में ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 243 का क्लोज एम है वो कुछ भागों में लागू नहीं है, और ये भाग मैंने आपको बताए हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और वहीं बात करें मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, और वहीं बात करें दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र, और दिल्ली में तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है पार्ट 9, पूरा डिटेलिंग में मैंने आपको समझा दिया। और बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि मैं आपको इनकी डिटेलिंग बताऊंगा, इनकी डिटेलिंग एग्जाम में नहीं आती है। हालांकि इनकी डिटेलिंग आपको पढ़नी भी नहीं है, चाहे वो आप आईएएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको इन्हें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं बनती, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनते। फैक्ट आपको याद करने हैं और फैक्ट आप उसको याद कीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इस बात को, कॉपी कीजिएगा। चलिए भाई, तो अब हम बात करेंगे 74 अमेंडमेंट के बारे में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा एक और अमेंडमेंट हुआ जो कि 1993 में हुआ, और वो हुआ 74 अमेंडमेंट। और अगर हम बात करें 74 अमेंडमेंट के बारे में, तो इसमें हमारी आई म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि हमारी नगर पालिका, ठीक है। और ये किस तरीके से हुआ तो देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे 74 अमेंडमेंट के बारे में। तो एक अमेंडमेंट हुआ जो कि 1992 में हुआ, सॉरी फॉर दैट, मैंने 1993 में बोला था, तो उसको आई एम टेकिंग द वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, और 1992 कर लीजिए, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट हुआ 74 संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन हुआ आपका 1992 में, और इसमें आया आपका पार्ट 9A में डाला गया क्या, 9A में डाला गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। यानी कहने का मतलब ये होगा कि पार्ट 9 में क्या था, रूरल
लोकल गवर्नमेंट और पार्ट 9A में क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। वही हम बात करें हिंदी में तो इसको बोलेंगे शहरी स्थानीय सरकार, और इसका मतलब होगा हमारा म्युनिसिपैलिटीज यानी कि हमारी नगर पालिका। और इसमें जो आर्टिकल्स चलेंगे वो चलेंगे आर्टिकल्स 243 से लेकर के आर्टिकल 243 तक। और इसमें जो आर्टिकल्स होंगे वो टोटल 18 आर्टिकल होंगे। सभी नहीं पढ़ने हमें, जो महत्वपूर्ण हैं वही हमें पढ़ने हैं। और वही बात करें हम एक शेड्यूल जो कि 12th शेड्यूल है, यानी कि 12वीं अनुसूची है, इसको हमने 12वीं अनुसूची में डाला। और 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका की शक्तियां, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नहीं, इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 18 सब्जेक्ट है यानी कि 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूंगा। और ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 जून, ये जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 1 जून 1993 में। जी इसको कॉपी कीजिए। और अभी तो चलेगा ये, कल भी चलेगा आपका लोकल गवर्नमेंट। हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, मैंने शायद कल अब की क्लास ली थी, क्लास नंबर कौन सी है वो, शायद क्लास नंबर 73 है, शायद 73 है 74 है। उसमें कल हम एक स्ट्रेटजी पे बात कर रहे थे कि तैयारी कैसे करनी है, क्या है, हम बात कर रहे थे जॉब के बारे में। तो वो क्लास मैंने पूरी शूट की थी, लेकिन वो एरर हो गई थी, कुछ बच्चे बता रहे थे कि एरर हो गई है। तो उसकी टेंशन न लीजिएगा, मैं आपको वो कल कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में कल थोड़ा सा कम लेकर के चलूँगा। कल मैं आपको 15-20 मिनट पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी फॉलो कराऊंगा। क्योंकि अभी एसएससी सीपीओ एसआईबी आने वाला है, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं, आपका यूपीएससी आईएएस आने वाला है, यूपी पीसीएस भी आने वाला है, एमपी पीसीएस तो चल ही रहा है, एसएससी सीजीएल भी चल रहा है, और बाकी सी टेट भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसके लिए सभी लोग तैयार रहें। तो आज इसको हम यहाँ तक रखेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करें 74वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में। आपसे पूछा जाए कि क्या इसी संविधान संशोधन में यही काम हुआ गया, तो जी नहीं दोस्तों। इस संविधान संशोधन में और भी बहुत सारे काम हुए होंगे, लेकिन वो हम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जब हम पूरा संविधान संशोधन पढ़ेंगे 74, तो वहाँ हम पर्टिकुलरली सब बारे में बात कर रहे होंगे कि इस संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन हुए, किस किस फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट में आपका आता है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 74वां संविधान संशोधन। और जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान संशोधन होता है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट पे होता है, और जैसा समाज वैसा संविधान, और जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे हम अमेंडमेंट करते हैं, ये भी आपको पता है। तो अब बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर 74 अमेंडमेंट क्या होता है, तो जो गिनती में होता है, लाइक जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसी तरीके से करते करते 74 ये हुआ, ठीक है। अब इसमें जो हमारा संविधान है पार्ट 9, संविधान के पार्ट 9 ए में डाला गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट को यानी कि शहरी स्थानीय सरकार को, और इसमें डाली गई म्युनिसिपैलिटीज यानी कि हमारी नगर पालिका। और इसमें हमारे आर्टिकल होंगे आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 तक। और इसमें हमारे 18 आर्टिकल दिए गए हैं, और इसमें जो शेड्यूल है वो 12 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान की जो अनुसूची है 12, उसमें इस कॉन्सेप्ट की जो पावर्स हैं वो बताई गई हैं, जिसमें 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। 18 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे कभी कोई डिटेलिंग नहीं पूछेगा, हाँ केवल ये पूछेगा कि कितने सब्जेक्ट हैं। और लास्ट है ये इंप्लीमेंट हुआ 1 जून 1993 को, ठीक है।
तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और बाकी अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप उसको सेंड कीजिएगा, और लगभग हम कोशिश करेंगे कि आपका 15 से 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। अब तो ज़्यादा नहीं बचा है, 15 से 20 दिन लेंगी, सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 से 20 दिन लगेगी, है ना, तो उसको थोड़ा वेट कीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लास्ट की क्लास में पढ़ेंगे करंट अफेयर, पॉलिटी की करंट अफेयर, और उसके बाद जो भी मिसलेनियस नॉलेज होगी फिर हम वो पढ़ेंगे, और आपका बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम एक और बैच लॉन्च करेंगे, पॉलिटी स्पेशल 9। वो आप उसमें अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी एक प्रैक्टिस बैच भी लेकर के आऊँगा पॉलिटी का। ठीक है, काफ़ी सारे अब तो नए नए बैचेस आएंगे आपके लिए, उसके लिए टेंशन ना लें। चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।